सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन रूल्स के बारे में, जो कि होंगे स्फेरिकल मिरर्स को लेके। यानी कि स्फेरिकल मिरर पे जाके कोई लाइट रे जब रिफ्लेक्ट करती है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। ये रूल्स बहुत ही बेसिक और बहुत सिंपल हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इमेज फॉर्मेशन को समझने में बहुत काम आते हैं, यही उसका बेस है। ठीक है। और साथ ही आज हम लोग देखने वाले हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से लेके पोल पी के बीच में जो रेडियस आर होती है और फोकस पॉइंट से जो पोल है उसकी दूरी यानी कि फोकल लेंथ जो होती है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बैठता है, यानी कि आर और स्मॉल एफ के बीच का रिलेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है। ठीक है। कॉनकेव मिरर है जिसका ये वाला साइड जो है वो पॉलिश्ड है और ये वाला साइड जो है वो ऑप्टिकली प्लेन्ड है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे जो कि यहाँ इन्फिनिट से आ रहा है और इधर इन्फिनिट तक जाएगा। एक इन्फिनिट लाइन होती है, हमें मालूम है, जहाँ पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होगा वो ये यहाँ होगा, पोल हमें यहाँ पर दे रखा होगा। ठीक है। तो देखिए, पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल चलती हुई आए और यहाँ पर आकर के इस ऑप्टिकल प्लेन से टकरा जाए, तो रिफ्लेक्शन के टाइम पे ये जितना इंसिडेंट एंगल बनाती है उतना ही ये रिफ्लेक्टेड एंगल बना के रिफ्लेक्ट होगी। तो इंसिडेंट एंगल बनाती है, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए, ये चीज़ हम लोग जान चुके हैं कि हमें जो एक नॉर्मल डालना पड़ेगा इसके ऊपर, और नॉर्मल कहाँ से डलेगा? नॉर्मल आपका डलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से, जो कि कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है। अब ये यहाँ से निकला है तो इसका मतलब इस नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बनेगा। आप लोग इसको कोई भी नाम दे दीजिए, थीटा 1 दे सकते हैं आप लोग इसको नाम। ठीक है। या फिर थीटा दे सकते हैं। तो जितना एंगल ये बना है थीटा आई, ये इतना ही एंगल बना करके कुछ यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी रे जो कि पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो एक पॉइंट से गुजरती है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा। ये वाला पॉइंट इसी पॉइंट से होकर के गुजरती है, और इस पॉइंट को आप लोग कहते हो फोकस पॉइंट, यानी कि कैपिटल एफ। ठीक है। तो पहला जो रूल होता है वो तो यही हो जाएगा कि रेस विच कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस नॉन एज फोकस पॉइंट या फिर प्रिंसिपल फोकस। ठीक है। तो ये हो जाता है आपका पहला रूल। ठीक है। अब इसी को आप लोग उल्टा भी कर सकते हो। मतलब दूसरा जो रूल है वो ये होगा कि अगर कोई लाइट रे इस फोकस पॉइंट से गुजरेगी, यानी कि कोई लाइट रे मैं यहाँ से लेके आता हूँ, ये फोकस पॉइंट से गुजरती है और यहाँ आकर के टकरा जाती है इस पॉइंट के ऊपर, तो क्या होगा? ये पैरेलल निकल जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। भाई बिल्कुल रिवर्स में चलेगा कि जो पैरेलल आई थी वो कहाँ से गुजरी? फोकस पॉइंट से गुजरी। अब जो फोकस पॉइंट से आएगी वो सारी की सारी पैरेलल निकल जाएगी। तो ये आपका दूसरा रूल हो जाता है, यानी कि if any light ray comes from the focus point, so after reflection it will become parallel to the principal axis। ठीक है। ये इसका दूसरा इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है। ठीक है। अब तीसरे रूल की बात करते हैं। अब देखिए, क्या है कि जब भी कोई लाइट रे आपकी पैरेलल आती है और फोकस पॉइंट से गुजरती है, तो आप लोग नॉर्मल किससे डालते हैं? नॉर्मल आप लोग हमेशा इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग मान लीजिए कि ए है, तो हमें पता है कि इस नॉर्मल से यहाँ पर इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक 90 डिग्री का एंगल वाला नॉर्मल डाला जा सकता है, कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। इसको आप लोग कहोगे ए एम। ठीक है। भाई ये जो एम डला है ये 90 डिग्री का डला है। ठीक है। तो इसका मतलब आप लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा है, यानी कि इंसिडेंट एंगल थीटा है। तो ये वाला एंगल क्या हुआ जो हम लोगों ने सी से डाला है? ये भी थीटा ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, सी ए एफ वाला ट्राइंगल दिख रहा है, इसके दोनों एंगल्स हो गए थीटा और थीटा। भाई ये थीटा है, ये थीटा है, तो इसका ये वाला जो एंगल होगा, मतलब ये वाला जो एंगल है, एक्सटर्नल एंगल जिसको हम लोग कहेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 थीटा होगी। भाई ऑब्वियस सी बात है, हम पढ़ के आए हैं कि अगर ऐसा ट्राइंगल हमारे सामने बना हो, इसके अंदर 2 एंगल थीटा हैं, तो एक्सटर्नल एंगल 2 थीटा हो जाता है। ठीक है। तो हमें इतनी बात समझ में आ गई। अब आप लोग यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। पहला होगा ये ए सी एम। ठीक है। भाई ये बड़ा वाला ट्राइंगल जिसका ये जो एंगल है वो थीटा है, और दूसरा जो आपका ट्राइंगल होगा वो होगा ए एफ एम, जो कि ये वाला है, जिसके अंदर ये वाला एंगल देख लीजिए 2 थीटा है। और ये दोनों के दोनों जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल है, आप लोग देख सकते हो। ए एम जो है इनके लिए मेनली परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। ठीक है। तो अब एक चीज़ और देखिए,
जब आपका स्फेरिकल मिरर, उसका जो कर्वेचर होगा वो छोटा होगा। छोटा कर्वेचर कुछ इस तरीके से बनता है। अगर ये कर्वेचर छोटा है तो इसका मतलब इस एम पॉइंट और इस पी पोल पॉइंट में कोई आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? दोनों के दोनों बहुत क्लोज होते हैं। ये इतने क्लोज होते हैं कि ये जो सी पी है या फिर सी एम है, उसके हिसाब से ये जो दूरी है, ये जो एम और पी की जो बीच में जो डिस्टेंस है, वो बिल्कुल नेग्लेजिबल होती है। समझ रहे हैं आप लोग? भाई अगर ये कर्वेचर बहुत छोटा हो तो उसमें ये जो एम और पी इतने पास आ जाते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस हमको नेग्लेजिबल नजर आता है। ठीक है, तो हम लोग एम और पी को एक ही जगह पे मान लेते हैं। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो एंगल ए सी एफ बना हुआ है, ये वाला जो एंगल है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? थीटा। और ये जो एंगल ए एफ एम बना हुआ है, इसको आप लोग क्या कहोगे? 2 थीटा। ठीक है, हमारे सामने ये दो एंगल्स हैं। अब देखिए जब आप लोग इन एंगल्स को, जब ये एंगल बहुत छोटे हो और इनको आप लोग रेडियंस में नापने जाओगे, तो इन थीटा को आप लोग लिख सकते हो साइन थीटा या फिर टेन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में एच होता है, यानी कि लंब अपॉन में कर्ण। ठीक है, या फिर इसको आप लोग टेन थीटा भी लिख सकते हो, यानी कि एल अपॉन में ए, यानी कि पी अपॉन में बी। भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं। देखिए अगर आपके पास ट्रायंगल कुछ इस तरीके का बना हुआ हो, ठीक है, यहां पर मान लीजिए कि आपकी पी क्यू आर मान लेते हैं इस ट्रायंगल का नाम। इसके अंदर ये जो एंगल है ये बहुत ही छोटा है, थीटा, जो जो हम लोगों ने यहाँ पे माना हुआ है इस डायग्राम के अंदर। ये एंगल अगर बहुत छोटा है, टेंस टू जीरो है, तो ये जो बाकी बचे हुए दो एंगल होंगे इनकी वैल्यू क्या होगी? भाई 90 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगी। भाई हमें मालूम है कि ट्रायंगल के पूरे एंगल्स का जो एडिशन होता है वो 180 डिग्री होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब अगर ये जीरो के बराबर है तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू में हम लोग पी क्यू अपॉन में पी आर लिख सकते हैं। भाई ये तो हो गया आपका साइन थीटा के लिए। ठीक है, अब अगर मैं इस थीटा को साइन थीटा लिख दूं तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू में पी क्यू अपॉन में पी आर निकल के आएगा, यानी कि थीटा और साइन थीटा दोनों की वैल्यू बराबर है। करेक्ट। इसी तरीके से अगर मुझे टेन थीटा निकालना हो तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू में पी क्यू अपॉन में क्यू आर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिखते हैं। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां पर बेस लिख दिया क्यू आर। अब देखिए क्यू आर और पी आर की वैल्यू बराबर है। भाई ऑलमोस्ट एक जैसी है, बराबर ही है, तो हम लोग क्यू आर को पी आर लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल्स टू में पी क्यू अपॉन में पी आर। तो आप लोग एक चीज देखिए कि थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा सबकी वैल्यू बराबर है। ऑब्वियस सी बात है, सबकी वैल्यू एक जैसी है। तो हम लोग यहां पर ये जो थीटा और टू थीटा है, इनको हम लोग साइन थीटा या फिर साइन टू थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए ये चीज हम लोग बहुत बार करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन के अंदर और रिलेशंस के अंदर, मैथमेटिकल रिलेशंस के अंदर, कि हम लोग थीटा को साइन थीटा या फिर साइन थीटा को थीटा मानेंगे। तो यहां पर मैं आप लोगों को ये चीज इसलिए बता रहा हूं ताकि बार बार वहां पे आप लोगों को बताने की जरूरत ना पड़े। समझ रहे हैं आप लोग? तो हम लोगों ने क्या किया कि थीटा को साइन थीटा या फिर टेन थीटा लिख सकते हैं। टेंजेंट एंगल के लिए टेन थीटा और वैसे साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पर देखिए इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखिए थीटा इज इक्वल्स टू में ए एम अपॉन में सी एम लिख सकते हैं हम लोग। करेक्ट। और टू थीटा इज इक्वल्स टू में क्या लिखोगे? ए एम अपॉन में एफ एम। फिर से देख लीजिए कि भाई ये जो आपका ट्रायंगल है ए सी एम वाला है, इसके अंदर थीटा इज इक्वल्स टू में ए एम अपॉन में सी एम लिखा है, और जो आपका टू थीटा है उसके अंदर हम लोगों ने ए एम अपॉन में एफ एम लिखा है। ठीक है, दोनों का डिवाइड कर दीजिए, यानी कि थीटा अपॉन में टू थीटा इज इक्वल्स टू में ए एम अपॉन में सी एम अपॉन में ए एम अपॉन में एफ एम। ए एम से ए एम कैंसिल आउट हो गया, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गया, रह क्या गया? वन अपॉन में टू इज इक्वल्स टू में एफ एम अपॉन में सी एम। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने क्या कहा था कि m और p की दूरी बहुत ही कम है, बहुत ही ज्यादा क्लोज है। तो हम लोग इस m को p पॉइंट मान के चल सकते हैं, पोल मान के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको हम लोग fm को लिख देंगे fp और cm को लिख देंगे cp। भाई हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया है कि हमने ये माना है कि ये कर्वेचर इतना छोटा है कि m और p बिल्कुल एक ही पॉइंट है। ठीक है, बहुत छोटा सा इनका बीच का डिफरेंस है। तो हम लोगों ने एफ पी और सी पी लिख दिया। अब देखिए एफ पी की वैल्यू डायग्राम के अंदर क्या दे रखी है? फोकल लेंथ स्मॉल एफ दे रखी है। ठीक है,
और CP की वैल्यू क्या देखिए, R होती है, हमें पता है रेडियस होती है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1/2 इज इक्वल्स टू में F अपॉन में R, और यहां से लिखेंगे हम लोग R इज इक्वल्स टू में 2F, या फिर F इज इक्वल्स टू में 1/2 R। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपकी ये फोकल लेंथ F होती है ये हमेशा इस रेडियस की आधी होगी, यानी कि हाफ होगी। R इज इक्वल्स टू में 2F या फिर F इज इक्वल्स टू में 1/2 R। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा और ये आपको डायग्राम बनाने में भी काम आएगा। जब आप लोग रे डायग्राम बनाओगे, रे डायग्राम की मदद से जब इमेज फॉर्मेशन करोगे तब भी काम आएगा। तो आप लोग मेरे कहने का मतलब समझे कि मैंने क्या किया। भाई मैंने ये कहा है कि इसकी ये जो एंगल्स हैं थीटा और 2 थीटा हैं, इनको मैं साइन थीटा या फिर टेन थीटा मान सकता हूँ। अगर मैं टेंजेंट एंगल मानूंगा तो टेन थीटा मान सकता हूँ, या फिर नॉर्मल होगा एंगल तो उसको साइन थीटा मान सकता हूँ। तो हम लोगों ने यही किया है भाई, थीटा इज इक्वल्स टू में AM अपॉन में CM कर दिया और 2 थीटा इज इक्वल्स टू में AM अपॉन में FM कर दिया। फिर क्या किया, दोनों का डिवाइड दे दिया। उसके बाद क्या किया कि FM को FP में चेंज कर दिया और CM को CP में चेंज कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि M और P यानी कि पोल दोनों के दोनों बहुत ही पास हैं, ठीक है। तो जब FP और CP में चेंज किया तो इनकी वैल्यू रखी F और R, और हमारे सामने रिलेशन निकल के आया R इज इक्वल्स टू में 2F। तो इस तरीके से आपका ये रिलेशन तैयार हो जाता है। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रूल है, 3 रूल तो आप लोग देख चुके हैं, इसमें एक चौथा इंपॉर्टेंट रूल भी है। वो ये है कि जब भी कोई लाइट रे, मान लीजिए कि कोई लाइट रे है, वो अगर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरेगी तो क्या होगा। देखिए ये बात हमें मालूम है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली कोई भी लाइन एक्सिस कहलाती है, क्योंकि उसकी वजह से आप लोग 90 डिग्री का एंगल डाल सकते हो, नॉर्मल होती है। तो मान लीजिए कि कोई लाइट रे आई और इस जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है इससे गुजर गई और सीधा पोल में से निकल गई, तो उसके साथ क्या होगा। भाई ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मल हम लोग इसी से डालते हैं। तो देखिए कि एंगल कितना बना, 0 बना। तो जो लाइट C से गुजरेगी और जाके मिरर पे टकराएगी वो उसी पाथ में वापस लौट जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग। भाई कोई लाइट रे मान लो कि सीधे ना जा करके सेंटर पॉइंट से कुछ इस तरीके से गुजरी, ठीक है। अब सेंटर पॉइंट से हम लोग नॉर्मल डालेंगे तो नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो हमें पता है कि जितना इंसिडेंट एंगल होता है उतना ही रिफ्लेक्टेड भी होता है, तो इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में ये दोबारा आ जाएगी। तो एक चौथा बहुत बेसिक रूल है कि व्हेन ए लाइट रे पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर और द एक्सिस, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कम्स इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। सो ये हो जाता है चौथा इंपॉर्टेंट रूल। तो आई होप आपको ये चारों रूल समझ में आए होंगे, ठीक है। और ये जो मैथमेटिकल रिलेशन है F और R के बीच का, ये समझ में आया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख लें। और इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई सवाल आ जाता है, कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।